हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 6th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डीएसएमएस का एक सॉल्व पेपर लेकर के आया हूं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड मैसनरी स्ट्रक्चर के एग्ज़ाम पेपर 2019 के सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट करके पूछे जाते हैं। इसीलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आपको पता है डीएसएमएस एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें जितने भी फॉर्मूले होंगे, जो भी डेरिवेशन होंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। इसीलिए आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है दोस्तों। और मैं आज 2019 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको 5-6 पेपर और करा दूंगा, जिससे कि आपको डीएसएमएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट होकर के एज इट इज़ आएंगे आपके एग्ज़ाम में, इसीलिए आपको पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इसके अलावा मैं आपको इस 2019 के पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर दें, यानी कि 2 पार्ट के आपको आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, इसमें लिखा है नवीनतम भारतीय मानकों के अनुसार संरचनात्मक इस्पात हेतु आवश्यक भौतिक गुण क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको बताना है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी स्टील की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण होते हैं, वे क्या हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में थ्योरी की क्लास में ये समझाया था, स्टील स्ट्रक्चर के फिजिकल गुण क्या होते हैं, केमिकल भी बताए थे मैंने आपको वहाँ पर, यानी और मैंने आपको यांत्रिक गुण भी बताए थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मैंने सारा डिटेल में समझाया था। तो जो भी दोस्त नए हैं चैनल पर, मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है डीएसएमएस के नाम से, वहाँ जाकर के आप थ्योरी के लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, भौतिक गुण की बात करें, तो मेनली 4 ही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इसका घनत्व, यानी डेंसिटी। तो जो स्टील होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, तो आपको सिर्फ सिंगल वर्ड में एक याद रखना है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये आगे की वैल्यू याद में रखना, आप सिंगल किस में याद रखना, kg पर मीटर क्यूब में याद रखना, 7850 kg पर मीटर क्यूब। समझ पा रहे हैं। अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, रेखीय प्रसार गुणांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है 12 × 10⁶ प्रति डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अगर हम देखें यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी, तो तीसरी प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस, यानी कि यंग मापांक। तो यंग मापांक की भी सिंगल वैल्यू याद रखनी है आपको, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और न्यूटन पर mm² को हम MPa भी कहते हैं, मेगा पास्कल। तो 2 × 10⁵ MPa भी आप लिख सकते हैं। ये रेंज आपको नहीं लिखनी है, सिंगल वर्ड में लिखना आप, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है इसका यंग मापांक। और चौथी प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों हम, तो चौथी प्रॉपर्टी होती है इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि दृढ़ता मापांक। तो दृढ़ता मापांक कितना होता है, इसकी रेंज होती है 0.84 × 10⁵ से लेकर के 0.98 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो ये 4 पॉइंट थे फिजिकल प्रॉपर्टी के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये यही नहीं बल्कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर बात करें इसका एक छोटी सी प्रॉपर्टी और याद रखेंगे आप कि इसकी ग्रेड क्या होती है। तो ग्रेड इसकी 3 ग्रेड होती है मेनली, यानी स्टील स्ट्रक्चर में जो हम स्टील यूज करेंगे उसकी 3 ग्रेड है, ग्रेड A, B, C। और इसके डेजिग्नेशन वैल्यू क्या क्या होती हैं, FE 410 WA, FE 410 WB और FE 410 WC। समझ पा रहे हैं। तो ये 3 है इसकी ग्रेड। और आपको ये भी याद रखना है कि जो हम स्टील स्ट्रक्चर में स्टील यूज करने वाले हैं, उसकी न्यूनतम सामर्थ्य जो होती है वो 410 MPa होती है, यानी 410 न्यूटन पर mm² होगी। ये थी इसकी 5 मेन प्रॉपर्टी। तो ये आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है
रिवेट को लगाने की प्रक्रिया समझाइए। रिवेट जोड़ हेतु विशिष्टियाँ क्या हैं? तो यहाँ पर आपको रिवेट को लगाने का प्रोसेस पूछा गया कि हम रिवेट को प्लेट में कैसे लगाते हैं, और जो हमारा रिवेट जॉइंट होता है दोस्तों उसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। तो अगर हम बात करें रिवेट लगाने की, तो रिवेट लगाने के आधार पर मैंने आपको 3 टाइप के रिवेट बताए थे थ्योरी की क्लास में। एक तो मैंने आपसे कहा था पावर ड्राइवन शॉप रिवेट होता है, एक मैंने आपको बताया था हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट, और एक बताया था फील्ड रिवेट। 3 तरह के रिवेट बताए थे। तो उन्हीं तीनों के आधार पर हम यहाँ पर प्रोसेस बताने वाले हैं। कौन कौन से? सबसे पहले लिखा विद्युत चालित शॉप रिवेट, इसको हम शक्ति चालित शॉप रिवेट भी कहते हैं, जो कि विद्युत चालित शॉप रिवेट यहाँ दिखाया गया है। इसमें क्या लिखा है देखिए, रिवेट्स जो नियंत्रित शर्त के तहत शॉप में हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक से प्रेरित हैं, यानी कि ये हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से लगाए जाते हैं दोस्तों। ये हमें शॉप से लगे हुए मिलते हैं प्लेट में, जो रिवेट्स होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम विद्युत चालित शॉप रिवेट के रूप में जानते हैं। क्लियर? अगर दूसरे बात करें, दूसरा होता है हमारा हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट। तो हैंड ड्राइवन, जैसा कि आपको इसके हेडिंग से ही समझ में आ रहा है, हैंड मतलब हाथ होता है, तो जिसे हम हाथ से लगाते हैं, यानी ये रिवेट हैंड ड्राइवन शॉप से प्रेरित है। हैंड ड्राइवन शॉप रिवेट की ताकत जो होती है, इसकी जो सामर्थ्य होती है, वो क्षेत्र रिवेट की तुलना में तो अधिक होती है, और जो हमने ऊपर पढ़ा अभी विद्युत चालित शॉप रिवेट, इसकी तुलना में कम होती है, ठीक है। यानी कि विद्युत चालित की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम होगी हैंड ड्राइवन की, और सबसे कम होगी क्षेत्र रिवेट की। तो अब क्षेत्र रिवेट की अगर हम बात करें, तो फील्ड रिवेट, आपको पता है जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, यानी जो भी हम स्टील स्ट्रक्चर का वर्क करते हैं कुछ भी, तो जो हम फील्ड पर ही रिवेट का यूज करेंगे वो होता है हमारा क्षेत्र रिवेट। तो इन रिवेट का काम क्षेत्र हालत के स्थान पर संचालित कर रहे हैं, देखते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ी सी सरन की लैंग्वेज है, सरन का पेपर में लेके आया हूँ यहाँ पर। आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखना कि क्षेत्र रिवेट वे रिवेट होते हैं जिनका यूज हम फील्ड पर वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क करते समय करते हैं। इतना समझ पा रहे हैं? आगे लिखा है इसमें, इस तरह के रिवेट का हेड शॉप रिवेट की तुलना में हमेशा काम पर कम नियंत्रण है। ये इसकी लैंग्वेज भाई आप थोड़ा सा अजीब सी लैंग्वेज, आप एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखना कि क्षेत्र रिवेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिन्हें हम फील्ड में यूज करते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ जो होती है सबसे कम होती है। समझ पा रहे हैं? आगे बात करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की। अच्छा, इसमें ये भी विशिष्टियाँ रह गई इसकी। तो इसकी जो विशिष्टियाँ होती हैं दोस्तों, विशिष्टियों में आपको केवल 2 वर्ड याद रखनी है। एक तो इसका डायामीटर, एक तो आपको इसका डाया याद रखना है, और दूसरी इसकी पिच याद रखनी है। विशिष्टियों में क्या याद रखेंगे आप? एक तो डाया और दूसरा पिच। तो अगर हम डाया की बात करें दोस्तों, तो डाया मतलब व्यास। तो इसमें 2 तरह के व्यास होते हैं। एक तो हमारा होता है नॉर्मल व्यास, यानी कि नॉर्मल डाया, या नॉमिनल डाया भी कहते हैं इसको, फाई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसने इसको औसत व्यास लिखा हुआ है, आप इसको सामान्य व्यास भी बोल सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा सकल व्यास। तो हमें सामान्य व्यास या तो क्वेश्चन में देगा वो, अगर नहीं देगा तो आप अनविन फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। तो इस फाई के आधार पर ही हम सकल व्यास निकालते हैं। तो अगर फाई की जो वैल्यू होती है दोस्तों, अगर वो 25 mm तक है, यानी कि जो हमारा रिवेट है, अगर उसका व्यास कितना दे रखा है, अप टू 25 mm दे रखा है, तो जो हम सकल व्यास निकालते हैं उसमें फाई में 1.5 mm जोड़ करके निकालेंगे। यानी डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई प्लस 1.5 mm। समझ पा रहे हैं? अगर इस फाई की वैल्यू 25 mm से ज़्यादा है, यानी मोर देन 25 mm दे रखा है रिवेट का व्यास, तो इस केस में जो हम सकल व्यास निकालेंगे इसमें 2 mm जोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी डी बराबर इस केस में कितना हो जाएगा, 5 + 2। क्लियर? अब देखिए, ये हो गया आपका व्यास के बारे में पहला पॉइंट। अब दूसरा अगर हम बात करें पिच की, तो दोस्तों जो पिच बोलते हैं हम कैसे बोलते हैं, जैसे कोई प्लेट है और हमने इस प्लेट में ये रिवेट्स लगा रखे हैं, यहाँ पर ये हमने रिवेट्स लगा रखे हैं, तो एक रिवेट के सेंटर से दूसरे रिवेट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, उसको हम पिच बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी पिच मतलब इन दोनों रिवेट के बीच की कुछ गैप होगा, कुछ दूरी होगी, उसे बोलेंगे पिच। लगातार रिवेट के बीच की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए, रिवेट पर्याप्त होना चाहिए। अब ये कितना कितना होता है, तो मिनिमम पिच जो होती है दोस्तों, यानी पी मिनिमम की अगर हम बात करें, तो जो पी मिनिमम होता है वो होता है 2.5 फाई। कितना? 2.5 फाई। समझ पा रहे हैं आप? तो ये 2.5 फाई हो गया। और अगर बात करें मैक्सिमम पिच की, तो मैक्सिमम जो पिच होती है दोस्तों, पी मैक्सिमम यानी पी मैक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 32 टी ले लेते हैं हम, यानी प्लेट की थिकनेस में 32 से गुणा करके, या फिर 300 mm। इनमें से जो भी कम होगा वो हमारी मैक्सिमम पिच हो जाती है। समझ पा रहे हैं? यानी मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच क्या होती है। तो इसके ऊपर 2 विशिष्टियाँ लिखी हुई हैं, आप इनको याद रख सकते हैं।
वो दोनों पॉइंट क्या क्या है पिच के बारे में। एक तो पहला पॉइंट दिया है, लगातार दो रिवेट के बीच सदस्यों के तनाव विफलता को रोकने के लिए हम पिच का यूज करते हैं। और दूसरा लिखा हुआ रिवेट की कुशल इंस्टॉलेशन की अनुमति देने के लिए भी हम पिच का यूज करते हैं। तो ये 2 पॉइंट और हैं पिच के बारे में, इनको भी आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको पहले क्वेश्चन के दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, तो जिन दोस्तों ने भी अभी तक स्टील का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको यहाँ पर एक एक फॉर्मूला, एक एक क्वेश्चंस की एक एक लाइन बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट है ये, यानी कि पहले में 2 ही पार्ट करने थे, लेकिन मैं यहाँ पर तीनों सॉल्यूशन दे रखे हैं, आपको तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। आपको जो भी पसंद आए 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके चले आएंगे। तो यहाँ लिखा है एक कोणीय खंड, यानी एक एंगल दे रखा है आपको ISA 50-56 mm, यानी इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल है ये 50/50 का, और जिसकी मोटाई दे रखी है 6 mm। समझ पा रहे हैं। अब इसके ऊपर 60 किलो न्यूटन का अक्षीय तनन भार लग रहा है और इसको 10 mm मोटी गसेट प्लेट से जोड़ा जाना है। रिवेट जोड़ का अविकल्पन कीजिए। देखिए, रिवेट जॉइंट का आपसे डिजाइन पूछ लिया इस क्वेश्चन में, और मैंने आपको रिवेट जॉइंट का डिज़ाइन के सारे स्टेप, इसकी थ्योरी, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे से समझा रखे हैं। और ये वाला क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बोर्ड पर बहुत ही डिटेल में समझाया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ सकते हैं इजीली। बाकी मैं यहाँ से आपको स्लाइड में समझा दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे। समझ पा रहे हैं क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको? रिवेट जॉइंट का डिजाइन करना है आपको। बोल रहा है कर्तन तथा धारण में कार्यकारी प्रतिबलों के जो मान हैं वो 100 MPa और 300 MPa दे रखे हैं, और 122 mm व्यास की रिवेट का प्रयोग किया। 122 ये गलत दिया दोस्तों, ये केवल 22 mm होगा, 122 mm व्यास नहीं है, केवल 22 mm। ये 1 को आप यहाँ से हटा देना, 1 नहीं होगा यहाँ, कितना, केवल 22 mm व्यास की रिवेट का प्रयोग करना है। ठीक है, मिस्टेक है, सरण में काफ़ी सारी मिस्टेक होती है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर टोटल जो भी सरण कराऊंगा करेक्शन भी आपको साथ साथ करा दूंगा। तो देखिए आपको करना क्या है। अब मैंने आपको रिवेट जॉइंट का डिजाइन के स्टेप बहुत ही डिटेल में समझाए थे। अगर आपको नहीं पता तो आपको एक सिंपल भाषा में बता दूं। जो हम सबसे पहला स्टेप, आप स्टेप वाइज सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों, वो निकालेंगे इसकी डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है? जो भी आपको क्वेश्चन में डायमेंशन दे रखी होंगी, एक तो हम उन्हें पता करेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या क्या है, यानी कि इसकी मोटाई कितनी है, इसका व्यास कितना है, ये सब जो क्वेश्चन में दिया है उसे लिखेंगे। दूसरा जो स्टेप रहता है दोस्तों, वो रहता है हमारा रिवेट वैल्यू, यानी R निकालते हैं हम। R निकाल लिया आपने, और इसके बाद तीसरा जो स्टेप होता है दोस्तों, वो निकालते हैं पिच। तीसरे स्टेप में हम पिच निकालेंगे, और जो चौथा स्टेप होगा दोस्तों, उसमें निकालते हैं हम नंबर ऑफ रिवेट्स, यानी रिवेट की संख्या। 4 स्टेप होते हैं मेनली इसके, इन 4 स्टेप को आपको सॉल्व करना है। अब देखते हैं आपके सरण के सॉल्यूशन में कितने स्टेप दे रखे हैं, उनको मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको सारे स्टेप ध्यान से समझ रहे हैं तो आप थ्योरी की क्लास जाकर के चैनल पर देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमें डायमेंशन की बात करनी है। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी डायमेंशन है, तो आपको क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दे रखा है डायमेंशन। सबसे पहले जो है आपको रिवेट का व्यास दिया है, यानी फाई का मान दे रखा है कितना, 22 mm। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा था, ये 122 गलती से लिखा था, 22 mm आपको याद रखना है। दूसरा अगर हम बात करें, इसीलिए हम सकल व्यास निकालेंगे, इसका ग्रॉस डाया निकालेंगे, यानी स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि अगर फाई की वैल्यू 25 mm से कम होगी तो हम 1.5 mm जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 22 में 1.5 mm जोड़ा आपने, 23.5 mm होगी डी की वैल्यू। इतना समझ आ रहा है? तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप पूरा। हालांकि आप इसमें भी थिकनेस वगैरह भी दिखा सकते थे। जो हमारे एंगल की मोटाई है, एंगल की मोटाई दिख देंगे आप 6 mm दे रखी है, और अगर आप गसट प्लेट की मोटाई की बात करें तो वो दे रखी है 10 mm। समझ पा रहे हैं? आप इन दोनों को भी याद रख सकते हैं। इतना क्लियर? तो टी और लिख लेना, यहाँ पर लिख देना थिकनेस ऑफ एंगल 6 mm और थिकनेस ऑफ गजट प्लेट 10 mm, पहले स्टेप में ही। इतना क्लियर? अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, रिवेट वैल्यू निकालनी होती है, R का मान निकालना होता है, रिवेट का मान। तो रिवेट वैल्यू आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। जो R की वैल्यू होती है क्या होती है, जो हम PS और PV निकालते हैं, यानी कि शियर फोर्स, यानी शियर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ जो निकालते हैं, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी वो हमारी होती है रिवेट वैल्यू। इतना समझ पा रहे हैं? तो आप PS और PV की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए, PS और PV की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम PS की, अपरूपण सामर्थ्य, यानी शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या सिंगल शियरिंग हो रही है, यानी ये कोई गजट प्लेट थी, इसके साथ यहाँ पर आपने कोई ये एंगल लगा दिया सॉरी, देखिए ये कोई गजट प्लेट है, इसके साथ आपने यहाँ पर रिवेट की हेल्प से कोई एंगल जोड़ रखा है। तो यहाँ पर सिंगल रिवेट लगा रखा है हमने, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंगल शियरिंग होगी। तो सिंगल शियरिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ये π/4 d² Fs ये फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आई अभी निकाली आपने 23.5, डी की जगह पर 23.5 रख देंगे। एफ एस का मान क्वेश्चन में दे रखा है आपको शियर स्ट्रेंथ 100 न्यूटन, तो आपने 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर था, लेकिन ये हम स्ट्रेंथ निकालना है तो ये न्यूटन में निकल के आएगी। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, इसको कैलकुलेट किया कितना आ गया ये 43.37 किलो न्यूटन। ये आ गई पी एस की वैल्यू, यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। पी एस की वैल्यू कितनी आ गई 43.37। अब बात करते हैं पी वी की वैल्यू की, तो पी वी की वैल्यू क्या होगी ध्यान से देखेंगे। तो अब निकालते हैं धारण सामर्थ्य यानी पी वी। तो आपको मोटाई 2 दे रखी थी, मैंने बताया आपको एंगल की मोटाई 6 mm थी और गजर प्लेट की मोटाई 10 mm थी। तो इनमें से जो कम होती है दोस्तों उस मोटाई को यूज करते हैं हम, यानी थिनर थिकनेस का यूज़ करेंगे। 6 mm कम है तो 6 mm के लिए करेंगे। देखिए यहाँ भी गलती है, इसको 6 कर लीजिए 8 की जगह। यानी अतः धारण सामर्थ्य 6 mm मोटाई के लिए जो कि कम है ज्ञात की जाएगी। तो धारण सामर्थ्य जो होती है पीवी, पीवी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो पीवी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था क्या होता है डी एफ वी। क्या होता है डी एफ वी। तो डी का मान 23.5, टी का मान 6 mm जो कि कम है, और एफ वी आपको बियरिंग स्ट्रेस क्वेश्चन में दे रखा था 300। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। तो न्यूटन में कितना आ गया इतना, और किलो न्यूटन में आ गया ये कितना 42.3 किलो न्यूटन। समझ पा रहे हैं। तो दोनों में कौन सा कम है, यानी कि ये तो हो गई आपकी बियरिंग स्ट्रेंथ यानी पीवी, ठीक, ये हो गया पीवी, और ये है आपका यहाँ पर पीएस। तो इसमें और इसमें दोनों में कौन सा कम है, तो 42.3 किलो न्यूटन कम है। तो हम इसको यूज करेंगे रिवेट वैल्यू के लिए। तो आर की जो वैल्यू होगी रिवेट वैल्यू कितनी हो जाएगी 42.3 किलो न्यूटन। दूसरा स्टेप भी क्लियर है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में हमें दोस्तों पिच निकालनी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में पिच निकालने के लिए हमें चाहिए होता है टेंसाइल स्ट्रेस, यानी एफ टी का मान चाहिए होता है। एफ टी का मान क्वेश्चन नहीं दे रखा, तो हम पिच वाला स्टेप यहाँ पर छोड़ सकते हैं। आप सीधे डायरेक्ट चौथे स्टेप पर आ जाइए, और चौथा जो स्टेप होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ रिवेट का, यानी रिवेटों की संख्या निकालते हैं हम। तो रिवेटों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से बताया था क्या होता है। जो भी आपको एक्सियल फोर्स दे रखा होता है क्वेश्चन में वो, और अपॉन में रिवेट वैल्यू एफ अपॉन आर होता है एन का मान। एफ का मान क्वेश्चन में आपको दे रखा था 60 किलो न्यूटन, और बट्टे आर का मान अभी आपने निकाला है कितना 42.3 किलो न्यूटन। दोनों का डिवाइड किया 1.41 आ रहा है, मतलब हम 2 रिवेट यूज कर सकते हैं। आवश्यक रिवेट की संख्या आ गई 2। तो ये हो गया रिवेट जॉइंट का डिजाइन। यहाँ पर आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। डायग्राम देखिए एक बार ध्यान से। यहाँ डायग्राम मैंने आपको बना रखा, मतलब मैंने नहीं, सरन में है ये, तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम लेकर के आया हूँ। देखिए ये गजर प्लेट है, ये एंगल है। गजर प्लेट की मोटाई 10 mm थी, एंगल की मोटाई 6 mm है, ठीक है। और जो रिवेट है, रिवेट का डाया 22 mm है। यहाँ डायग्राम दिखा दिया। यहाँ पर इसका प्लान इधर देख लो आप, यहाँ बना रखा है। ये ऊपर गजर प्लेट, ये वाली गजर प्लेट होगी इधर, ठीक है, ये कंटिन्यूस कर रखी है इधर से। इसके बाद ये एंगल है, और एंगल में यहाँ पर क्या लगा रखे हैं, रिवेट लगा रखे हैं। समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया इसका डायग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। तो आपका ये डिजाइन रिवेट जॉइंट के डिजाइन का क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को आपको ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है दोस्तों, अच्छा देखिए दोस्तों, स्पीड में थोड़ी सी इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर पूरे 2.5 घंटे का होता है, और मुझे इसको मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में कवर करना है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रहेगी। तो प्लीज़ करके कोऑपरेट करना आप। और जो थियोरेटिकल पोर्शन है मैं उसको आपको जल्दी से समझा दूंगा, PDF दूंगा, PDF से आप इजीली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक भाग का उत्तर दें। 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक सॉल्व करना, 10 नंबर का क्वेश्चन है पूरा। तो सबसे पहले बात करें इसमें, पहला क्वेश्चन जो था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लिखा है तनन स्प्लाइस क्या है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टेंशन स्प्लाइस के बारे में पूछ रहा है आपसे, और इसका विकल्पन किस प्रकार से किया जाता है समझाइए। तो टेंशन स्प्लाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ध्यान से समझेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान चीज़ है। आप एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या होता है ये, जैसे आपके पास कोई भी 2 अलग अलग सेक्शन है। सपोज एक आई सेक्शन आपके पास ये दे रखा है यहाँ पर, ये एक आई सेक्शन है, और एक आई सेक्शन ये है। अगर हम इसको किसी भी स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, अलग अलग यूज कर रहे हैं एक एक को, तो हमारी स्ट्रक्चर सपोज करो फेल हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे, यानी अलग अलग यूज ना करके इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो हम ऊपर यहाँ पर कवर प्लेट लगा सकते हैं, इसके दोनों तरफ एक कवर प्लेट इधर और एक कवर प्लेट इधर, दोनों को जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ने का जो प्रोसेस होता है, यानी किन्हीं भी 2 टेंशन मेंबर को एक साथ जोड़ने के लिए जो प्रोसेस हम यूज करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों तनन स्प्लाइस, टेंसाइल स्प्लाइस। समझ पा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी थ्योरी की। इसमें क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें लिखा है दोस्तों,
तनन उपांग के लिए, यहाँ से पढ़िए, तनन उपांग के लिए जब आवश्यक लंबाई का खंड उपलब्ध नहीं होता है तो दो अलग अलग लंबाई के खंडों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तनन स्प्लाइस वह व्यवस्था है जिसमें दो अलग अलग लंबाई के खंडों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए तनन उपांग बनाया जाता है, यानी दो मेंबर को एक साथ जॉइंट करके हम टेंशन मेंबर के रूप में यूज करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं तनन स्प्लाइस। आगे देखिए, आगे लिखा है इसमें, ऐसे तनन उपांग में जोड़ की सामर्थ्य किसी भी स्थिति में तनन उपांग पर आने वाले अधिकतम बल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जो आपने दोनों सेक्शन को जोड़ा है आपस में, उन सेक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी, जॉइंट पर जो भी लोड आएगा उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जॉइंट फेल हो जाएगा। आगे देखिए, बात करते हैं, आगे लिखा है तनन स्प्लाइस का अविकल्पन बल के लिए किया जाता है, जो अब इस पर बल आएगा उसके लिए कि उससे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है या नहीं। ठीक है, सामान्यतः तनन स्प्लाइस के से खंडों को एक दूसरे के साथ कवर प्लेट के माध्यम से रिवेटों द्वारा जोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको भी डायग्राम बना के दिखाया था, मैंने आपको दो आई सेक्शन बनाए थे, मैंने एक आई सेक्शन ऐसे बनाया था और दूसरा आई सेक्शन इधर बनाया था, और मैंने इन दोनों के ऊपर आपके सामने अभी भी कवर प्लेट लगा के दिखाई थी कि एक कवर प्लेट आप ऊपर लगा के जोड़ सकते हैं, एक नीचे लगा के जोड़ सकते हैं। तो आपको पता चल गया कवर प्लेट की सहायता से जोड़ते हैं इसमें। आगे लिखा है, यदि जोड़ों में दो मुख्य अवयव अलग अलग मोटाई के हों तो जोड़ में पतले मोटाई के अवयव के साथ पैकिंग किया जाता है। स्पष्ट है कि पैकिंग की मोटाई दो अवयवों की मोटाई के अंतर के समान होगी। ये तो होगी इसकी थ्योरी में आपको सिंपल लैंग्वेज में ये लिखना कि जब भी दो मेंबर्स जो कि स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए उसकी लेंथ कम पड़ रही हो तो हम उन दोनों को एक साथ जोड़ करके यूज कर सकते हैं। तो उन दोनों को आपस में कवर प्लेट का यूज करके जोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम तनन स्प्लाइस बोलते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी डिजाइन पद्धति क्या है। तो डिजाइन पद्धति में आपको दो तीन मेन पॉइंट याद रखने, बस इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। तो इसकी अविकल्पन पद्धति देखिए, तनन स्प्लाइस में मुख्य उपांग या फिर अवयव के लिए खंड आवश्यक लंबाई में उपलब्ध ना होने के फलस्वरूप अलग अलग लंबाई के खंडों को कवर प्लेट के माध्यम से जोड़ा जाता है। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ आपको ये। अतः कवर प्लेटों की क्रांतिक खंड पर सामर्थ्य मुख्य उपांग पर आने वाले अधिकतम बल से अधिक होनी चाहिए। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं इजीली। अन्य शब्दों में कवर प्लेटों का प्रभावी काट क्षेत्रफल मुख्य उपांग पर आने वाले अधिकतम बल को प्रतिरोधित करने हेतु पर्याप्त होना चाहिए। अरे वही बात बार बार रिपीट करके बोल रहे हैं कि जो आप जॉइंट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बाहर से आने वाले लोड से ज़्यादा होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये था, क्लियर। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर रिवेट मान के आधार पर पर्याप्त संख्या में रिवेट लगाए जाने चाहिए, यानी रिवेट की संख्या निकालेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें। तीसरा पॉइंट है इसमें, पैकिंग दिए जाने पर भारतीय मानक IS कोड 800/1984 के अनुसार, ये WSM मेथड का होता है 800/1984। अभी जो LSM मेथड आया उसका नया कोड है IS 800/2007, ठीक है, लेकिन ये 1984 WSM मेथड का है। तो पैकिंग की मोटाई के आधार पर रिवेटों की संख्या में वृद्धि ज्ञात करते हुए अतिरिक्त रिवेट पैकिंग की अतिरिक्त लंबाई में लगाए जाते हैं। मैं आपको जब टेंशन मेंबर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको मैं टेंसाइल स्प्लाइस का जो डिजाइन है उसके स्टेप लिखवा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। फिलहाल ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, आप यहाँ पर थ्योरी के रूप में इसको इतना लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टेंशन मेंबर का क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं, एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा है एक तनन उपांग। जी हाँ दोस्तों, टेंशन मेंबर है और टेंशन मेंबर के रूप में क्या यूज किया जा रहा है, ISA 80x80x10 mm का बना है एक टेंशन मेंबर, मतलब एक एंगल है कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड, ये इक्वल एंगल है, 80-80 की लेग है इसकी दोनों, यानी ये जो एंगल दे रखा है क्वेश्चन में ये एक इक्वल एंगल है दोस्तों। ये भी 80 है, ये भी 80 है, ये भी 80 है और इसकी जो मोटाई है वो 10 है, ठीक है। तो 80/10 का है एंगल है। आगे रहा 10 mm मोटी गजट प्लेट से 20 mm व्यास की रिवेट द्वारा एक टांग से जोड़ा गया है। अच्छा, टेंशन मेंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है लास्ट लाइन, एक टांग से जोड़ा गया। अगर दोनों टांग से जोड़ देता तो अलग फॉर्मूला हो जाता, एक टांग से जोड़ा है तो अलग फॉर्मूला है, फ्लैट के साथ जोड़ेगा तो अलग फॉर्मूला रहेगा, उल्टा T सेक्शन के लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो टेंशन मेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा आपको थ्योरी क्लास प्रोवाइड करा सकूं टेंशन मेंबर की। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इसने तनन उपांग की सामर्थ्य ज्ञात करनी है, आपको स्ट्रेंथ निकालनी है टेंशन मेंबर की। आपको यहाँ पर सिग्मा 80 का मान दे रखा है, यानी एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा 80 यहाँ पर दे रखा है 150 N/mm²। यदि इस तनन उपांग की लंबाई 2 मीटर है
तथा यह मानते हुए कि दोनों तरफ जोड़ में 2 से अधिक रिवेट लगे हैं, उपांग की जांच तनुता अनुपात में भी करें, यानी कि आपको सिलेंडर रेशियो में भी करनी है। तो सबसे मेन चीज़ है आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर, तो आपको याद रखना। और देखिए पूरे टेंशन मेंबर के चैप्टर में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी होगा कुछ तो वो स्ट्रेंथ ही होगी। तो अगर हम इसकी स्ट्रेंथ निकालें टेंशन मेंबर की, तो आपको सबको पता है स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रेस इनटू एरिया, यही होगी ना, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो जो स्ट्रेस है वो तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, मेन काम रह गया दोस्तों आपको एरिया निकालना है। इस पूरे क्वेश्चन में मेन एरिया ही है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो एरिया निकालते हैं वो दोस्तों हम इफेक्टिव एरिया निकालते हैं, प्रभावी क्षेत्रफल निकालते हैं और उसका सिग्मा 80 से गुणा करके स्ट्रेंथ निकाल देते हैं। अब आपको एरिया कैसे निकालना, तो एरिया के लिए आपको डायग्राम को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ पहले आपको एक डायग्राम समझा दूँ यहाँ बना करके। देखिए ये कोई गजट प्लेट है, क्लियर। यहाँ पर आपने यहाँ पर एक एंगल इससे जोड़ रखा है, कोई ये आपने कोई यहाँ पर एंगल जोड़ दिया रिवेट की हेल्प से, ध्यान से समझिएगा प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं। तो अब आपको जब इसका एरिया निकालना होगा दोस्तों, तो आपको टेंशन मेंबर का एक ऐसा टेंशन मेंबर, एक ऐसा एंगल जिसकी एक टांग जोड़ी गई हो किसी गजट प्लेट के साथ, तो उसके इफेक्टिव एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव एरिया का वो होता है A1 प्लस 3A1 प्लस A2। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दे रखा होगा, आई होप सो, हाँ ये रहा, ये दे रखा, देखिए रहा A1 प्लस KA2। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है इसका इसके एरिया का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एरिया का A1 प्लस KA2, ठीक है। मैं आपको लिखा हुआ ही समझा दे रहा हूँ, टाइम लगेगा अदरवाइज। देखिए सबसे पहले बात करें अगर इसके हम स्ट्रेंथ का, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अभी बताया आपको क्या होता है, शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल गुणा तनन प्रतिबल, ये होता है ना। यानी इफेक्टिव एरिया जो भी होगा उसमें हम स्ट्रेस से गुणा करेंगे। तो जो इफेक्टिव एरिया है, स्ट्रेस तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, अब मेन है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। तो शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा इस केस में वो होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला देख लीजिए आप एक बार, ये होता है शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये रहा A1 प्लस KA2। अब A1 प्लस KA2, तो A1 A2 मैं आपको भी बता दूंगा फॉर्मूले क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं A1 A2। अब बात करें K की, तो यहाँ पर K क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और K का जो फॉर्मूला है वो ये होता है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना, जब भी किसी गजट प्लेट के साथ कोई भी एंगल की केवल सिंगल लेग अटैच होगी, यानी कनेक्ट होगी, केवल एक ही टांग जोड़ी गई होगी, तब K का मान ये होता है। अगर दोनों टांग जोड़ी जाती तो यहाँ 3 की जगह 5 हो जाता है, याद रखेंगे आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। K का मान हो गया, तो यहाँ से ये दो फॉर्मूले, आपको 3 फॉर्मूले मेनली इस क्वेश्चन में यूज करने हैं। एक तो इफेक्टिव एरिया का क्या होगा A1 प्लस KA2, दूसरा K का मान 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2, 2 हो गए। और तीसरी जो चीज़ है हमारी दोस्तों वो रहेगा इसका स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, यानी कि शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल गुणा तनन प्रतिबल। समझ आ गए 3 फॉर्मूले। अब तीनों फार्मूला के लिए पहले आपको मेनली A1 A2 चाहिए, तो A1 A2 देख लीजिए हम A1 A2 कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करें क्वेश्चन में वैल्यू क्या क्या दे रखे, तो आपको L1 का मान 80, L2 का मान 80, देख लीजिए आप, L1 भी 80, L2 भी 80, और T का मान 10 दे रखा है आपको, और गजट प्लेट की मोटाई भी 10 ही दे रखी है, देख सकते हैं आप, इतना समझ पा रहे हैं। अगर हम इसके व्यास की बात करें तो 20 mm दे रखा था नॉर्मल, तो ग्रॉस कितना हो जाएगा इसका 21.5 हो जाएगा, 1.5 mm हमने जोड़ दिया। अब देखिए बात करते हैं हम A1 की, तो A1 का फॉर्मूला क्या होगा और A2 का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बनाया था, एक बार और बना देता हूँ मैं। देखिए ये कोई एंगल है, तो जब आपने यहाँ पर एक रिवेट लगा दिया, ठीक है, तो अब जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो आप क्या करेंगे, आपको पहले A1 निकालना, मतलब ये वाली जो लेग है ना, इस लेग का एरिया आपको निकालना है, इस वाली लेग का एरिया। तो इस लेग का एरिया निकालने के लिए आपको ये लंबाई पता है कितनी है, लंबाई L1 हो जाएगी, पहली लेग है तो L1 लंबाई, ठीक। तो L1 में से क्या माइनस करेंगे, तो हम इसका व्यास जो है डाया, रिवेट का डाया, इसको माइनस कर देंगे, जो होल किया आपने बीच में, ठीक है, इसको D को माइनस कर दिया, और माइनस में इसकी थिकनेस का आधा T/2 आधा कर देंगे, तो लंबाई निकल गई। दूसरा इसकी मोटाई एंगल की T जो होगी, तो लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला होता है ना रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल ही तो बन रहा है इधर ये, तो लंबाई गुणा मोटाई हो जाएगा ये। तो L1 माइनस D इंटू T/2 इंटू T हो गया, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, तो आपका A1 आ गया 535 mm², क्लियर। अब 3A1 चाहिए हमें, क्योंकि K के वैल्यू में 3A1 आ रहा है, तो 3A1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1605 mm², इतना हो गया। अब बात करते हैं A2 की, यानी लटकी टांग का कुल काट का क्षेत्रफल, यानी जो टांग गजट प्लेट से नहीं जोड़ी गई थी उसका एरिया क्या होगा, यानी इस वाली टांग का। तो इस वाली टांग में आप समझ लीजिए, इसमें तो आपने कोई रिवेट लगा नहीं रखा, तो आपको यहाँ से D तो माइनस करना नहीं है,
जैसे ऊपर आपने इसमें डी माइनस किया था, इसमें तो डी माइनस करेंगे नहीं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा L2 माइनस T/2 इंटू टी। इसमें डी माइनस नहीं करना क्योंकि यहाँ पर रिबेट नहीं लगा हुआ। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से आपने A2 भी निकाल लिया, तो A2 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट किया आपने, तो यहाँ से A2 आ गया 750 mm²। समझ पा रहे हैं? अब अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो A1 प्लस KA2 होता है, तो K की वैल्यू निकालेंगे 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। तो 3A1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू A1 की वैल्यू अपॉन 3 इंटू A1 की वैल्यू और प्लस में A2 की वैल्यू। इसको सॉल्व किया तो K की वैल्यू आ गई 0.68। ये K का मान आ गया। K का मान और A1 A2 का मान यहाँ रख दीजिए, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आपने वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये 1045 mm²। प्लीज़ करके कंफ्यूज मत होना, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। मैं आपको सीक्वेंस में PDF दे दूंगा, वहाँ से आप और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। वैल्यू पुट की, हमने क्षेत्रफल का मान रख दिया 1045, इंटू में स्ट्रेस का मान रख दिया, कितना था 150। यहाँ से सॉल्व किया तो स्ट्रेंथ जो आ गई आपकी यहाँ से निकल के न्यूटन में ये आ गई और किलो न्यूटन में ये आ गई 156.75 किलो न्यूटन। ये थी स्ट्रेंथ। आई होप से आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रेंथ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक भाग का उत्तर दें। यहाँ भी एक भाग का उत्तर देना। देखिए आपको एग्जाम पेपर मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर सारे पार्ट मैं समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा तब भी दोनों समझाने होते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो रही है, तो प्लीज़ करके कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें लिखा है जालक पद्धति को समझाइए। यहाँ पर आपको लेसिंग सिस्टम पूछा है, यानी कि जब हम किन्हीं भी दो मेंबर को, जैसे कोई दो कॉलम आपको दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे आपको यहाँ पर कोई भी दो कॉलम दे रखे हैं, ये इन दोनों कॉलम को हम लेसिंग की कुछ छड़ें होती हैं, कुछ बार्स होती हैं, ऐसे करके इन बार्स की हेल्प से जब हम इनको जोड़ते हैं तो इसको हम लेसिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर लेसिंग प्रोसेस के बारे में पूछा है। इसने कहा है कि जालक पद्धति को समझाइए और इसके अभिकल्पन की विधि को भी स्पष्ट करें। तो इसकी विधि क्या होती है, देखो सबसे पहले आपको ये बता दूं लेसिंग होता क्या है। तो लेसिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे हमें कोई भी व्यूलटप कॉलम बनाना है। व्यूलटप कॉलम का मतलब क्या है कि आपको कोई भी दो कॉलम दे रखे हैं। मैं यहाँ कोशिश करता हूँ डायग्राम बनाने की, समझिएगा। देखिए जैसे आपको एक तो कॉलम यहाँ पर ये दे दिया, ठीक, एक कॉलम ये दे दिया। अब इन दोनों कॉलम को व्यूल्ट करना है, आपको दोनों को जोड़ना है आपस में। तो हम क्या करेंगे, लेसिंग की कुछ छड़ें ले लेंगे। यहाँ पर ये छड़ ले ली हमने, एक छड़ ये हो गई, एक छड़ ये हो गई, एक छड़ फिर ये हो गई। इस तरह से जब इन छड़ों की हेल्प से इन दोनों को आपस में जोड़ते जाएंगे तो इसे कहेंगे हम लेसिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ये दो तरह से जोड़ते हैं। एक तो हमने सिंगल छड़ का यूज करके जोड़ लिया, जिसे हम कहते हैं सिंगल लेसिंग सिस्टम। एक क्या करते हैं हम, इन दोनों कॉलम को ही, ये दो कॉलम है, कोई भी ये दो कॉलम हो गए सपोज, इन दोनों को ही हम दो दो छड़ों का यूज़ करके जोड़ सकते हैं। एक तो ऐसे ऐसे यूज़ करके जोड़ रहे हैं हम, ठीक, इस तरह से। और एक हम क्या करेंगे, इधर से और यूज़ कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए सिंगल में तो क्या होगा, सिंगल में तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या बन रहा है, ट्रायंगल जैसे बनते जा रहे हैं, त्रिभुज जैसे बन रहे हैं। ये देख लीजिए त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज जैसे बन रहे हैं। लेकिन अगर डबल की बात करें तो उसमें क्रॉस बनता जाता है, क्रॉस। समझ पा रहे हैं? तो सिंगल लेसिंग सिस्टम और डबल लेसिंग सिस्टम आपको इस डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसी के बारे में थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी में क्या क्या लिखा हुआ, तो देखिए लेसिंग की थ्योरी क्या है यहाँ पर। तो इसमें लिखा है, देखिए ध्यान से, इस पद्धति में स्तंभ के घटकों को जालक छड़ों द्वारा एक दूसरे के साथ बांधा जाता है। तो यहाँ पर लेसिंग, इंग्लिश में जालक को लेसिंग बोलते हैं, LACING, लेसिंग, ठीक है। तो लेसिंग छड़ों द्वारा एक दूसरे के साथ बांधा जाता है। जालक पद्धति विशेष रूप से स्तंभ पर उत्केंद्रित भार आने की स्थिति में उपयुक्त है, ठीक है। इस सेंट्रिक लोड के लिए ज़्यादा यूजफुल रहती है। अब आगे यहाँ पर लिखा है दो टाइप की होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। एक तो होती है इकहरी जालक व्यवस्था, एक होती है दोहरी जालक व्यवस्था, यानी सिंगल लेसिंग सिस्टम और डबल लेसिंग सिस्टम। सिंगल लेसिंग सिस्टम में क्या होता है, मैंने अभी भी आपको डायग्राम बनाया था, क्या होता है उसमें हम सिंगल बार का यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे, तो ट्रायंगल जैसे बनते जाते हैं, ठीक है। और डबल में क्या करते हैं, एक बार ऐसे लेंगे हम इस तरह से और एक बार हम ऐसे लेते जाएंगे, तो इसमें क्रॉस बनते जाते हैं। समझ आ रहा है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। सिंगल में देखिए, इकहरी जालक व्यवस्था में जालक छड़ स्तंभ के घटक खंडों को बांधते हुए क्रमागत त्रिभुज बनाते हैं, बताया था मैंने भी आपको, त्रिभुज बनाते हैं। और दोहरी जालक व्यवस्था में जालक छड़ एक दूसरे को काटते हुए घटक खंडों को बांधते हैं, यानी इसमें क्रॉस करते जाएंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस बनेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। उसमें क्या बनेंगे, ट्रायंगल बनते जाएंगे, ट्रायंगल। आई होप सो इतना क्लियर होगा। ये हो गया लेसिंग सिस्टम। अब लेसिंग सिस्टम के डिज़ाइन के बारे में पूछा तो 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन के इसके। इन पॉइंट्स को आपको एक एक करके ध्यान से समझना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी जब एग्जाम में पूछा है तो आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, यानी कि बाई अक्ष पर जो आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन होगी, परिभ्रमण त्रिज्या होगी या
चक्रण त्रिज्या होती है, इसको परिभ्रमण त्रिज्या ही आप याद रखना, इंग्लिश में रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। तो वाई अक्ष पर रेडियस ऑफ जायरेशन का मान ज़्यादा या बराबर होना चाहिए एक्स अक्ष पर रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू से। तो वही इसने लिखा है यहाँ पर थ्योरी के रूप में, दो खंडों का प्रयोग करते हुए संयोजित संपीड़न उपांगों के लिए जालक व्यवस्था के समतल के लंबवत अक्ष यानी वाई वाई अक्ष पर परिभ्रमण त्रिज्या जालक व्यवस्था के समतल में स्थित अक्ष एक्स एक्स पर परिभ्रमण त्रिज्या से कम नहीं होनी चाहिए, या तो ज़्यादा हो या बराबर हो। तो आपको इजीली इतनी बड़ी लैंग्वेज को अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप सिंपल, सिर्फ आप इस फॉर्मूले की तरह से याद रखना, आर वाई वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर एक्स एक्स। इतना समझ आ रहा है। आगे अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट है इसमें, संपीड़न उपांग या स्तंभ के पूरे लंबाई में जालक व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर लेसिंग सिस्टम को यूज़ किया तो ये एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर लगा दी एक छड़ और जो अगली छड़ यहाँ लगा रहे हैं तो ये जितना गैप है उतना ही गैप आप इधर रखिए, यानी ये गैपिंग एक समान रूप से आपको आखिर तक रखते चलनी है। ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम कर दिया। समझ पा रहे हैं। अगला तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट लिखा है जालक व्यवस्था में जालक छड़ों को इस प्रकार लगाया जाता है कि जो आपका एंगल बनेगा, कोण बनता है। जैसे आपने यहाँ पर एक छड़ यूज की, ये वाली छड़ ऐसे यूज की, तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला थीटा एंगल, इस थीटा एंगल की जो वैल्यू 40 से कम नहीं होनी चाहिए और 70 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट भी आई होप सबको समझ आ रहा होगा। चौथे पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट है जालक छड़ों के लिए तन्यता अनुपात 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा वो 145 से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना है। अगर पांचवें पॉइंट की बात करें, पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है जालक छड़ों का अंतराल पूरा खंड इस प्रकार रखा जाता है कि इस अंतराल के लिए एक घटक खंड का तन्यता अनुपात पूरे घटक खंड के लिए अधिकतम प्रतिकूल तन्यता अनुपात के 0.7 गुना या फिर 50 से अधिक ना हो। यदि पूरे स्तंभ का, देखिए इसमें मैं आपको समझा दूं अच्छे से क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन में। इसमें इसने ये बोला है कि जो हम जालक छड़ यूज कर रहे हैं, जालक छड़ों का जो अंतराल है वो पूरा खंड, जो हमारा पूरा सेक्शन इस प्रकार से हो जाना चाहिए कि जो हमारा जालक छड़ों के लिए जो हमारा तन्यता अनुपात का मान है वो अधिकतम तन्यता अनुपात के मान से या तो 0.7 गुना या फिर 50 से अधिक ना हो। ठीक है, या तो कम हो या बराबर। जैसे अगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिखा रखा है ना, अगर पूरे कॉलम का जो तन्यता अनुपात है वो 40 है तो उस केस में क्या होगा, तो 50 से अधिक ना हो, तो 50 से अधिक नहीं है 40। दूसरा 0.7 इंटू ये 40 जो है इसको रख देंगे 40 का मान, तो 28, इससे अधिक ना हो। जो हम फॉर्मूले से निकालेंगे तन्यता अनुपात का मान, उसकी वैल्यू कभी भी 50 से अधिक ना हो या फिर 0.7 इंटू जो भी तन्यता अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया होगा उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है अगला पॉइंट। इसके बाद बात करें छठे पॉइंट की, वो 2-3 पॉइंट और ध्यान से समझेंगे आप। छठा पॉइंट है जालक छड़ों में अविकल्पन हेतु अपरूपण बल का मान स्तंभ पर आने वाले भार का 2.5% लिया जाता है। यानी कि जो भी हम शियर फोर्स की वैल्यू लेंगे, जो हम शियर फोर्स की वैल्यू लेते हैं वो कितना लेंगे, जो भी आपका एक्सियल लोड क्वेश्चन में दे रखा होगा, जो इस कॉलम पर एक्सियल लोड आएगा उसका 2.5% लेते हैं। जैसे सपोज मान लिया आपने 50 न्यूटन दे रखा है फोर्स, तो इसका 2.5% निकाल लेंगे आप, कितना 2.5/100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 100 से 2 टाइम कटेगा तो इस तरह 1.25 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको ये? तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट। इसके बाद अगर लास्ट पॉइंट, आई मीन सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसमें बोला रिवेट व्यास के अनुसार जालक छड़ों की जो न्यूनतम चौड़ाई रखी जाती है वो कितनी रखी जाएगी। देखिए अगर रिवेट का व्यास जो आपको फाई की वैल्यू नॉर्मल डाया दे रखा है, अगर वो 16, 18, 20, 22 ये होगा, 16, 18, 20, 22 याद रखना आपको, 16, 18, 20, 22 अगर ये डाया है तो चौड़ाई कितनी रखेंगे हम, जो आपकी जालक छड़ों की चौड़ाई है वो कितनी रखेंगे, 50, 55, 60, 65 याद रहेगा। 16, 18, 20, 22, 50, 55, 60, 65 इस तरह से आपको याद रखना है सीक्वेंस। लास्ट पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट, जालक छड़ों की मोटाई दो निकटतम रिवेट केंद्रों के बीच की दूरी के अनुपात में निम्नवत रखी जानी चाहिए। यदि दूरी D1 है, D1 तब 50 NE। ठीक है, इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू के 7 पॉइंट लिख देना, काफ़ी है, बहुत है। अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, और ये कंप्रेशन मेंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का भी है, एक आई सेक्शन दे रखा है कोई भी, ISHB यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ISHB। अच्छा, इनको आपको पता होना चाहिए ISHB की फुल फॉर्म क्या है, ISLV की फुल फॉर्म क्या है, ISMB की फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने आपको थ्योरी की क्लास में कराई थी, आपको याद रखनी है, 1-2 नंबर में पूछ लेता है ऐसे कभी कभी। तो यहाँ पर एक आई सेक्शन है ISHB एट द रेट 67.4 kg/मीटर, इसको स्तंभ के रूप में प्रयोग किया गया है। यदि स्तंभ की कुल लंबाई 4.5 मीटर है,
तथा इसके दोनों सिरे स्थिति तथा घूर्णन में दृढ़ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना आपको। दोनों सिरे स्थिति तथा घूर्णन में दृढ़ है। तो आपको स्तंभ की सामर्थ्य बतानी है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? कोई भी एक कंप्रेशन मेंबर है, कोई एक कॉलम है, ISMB कोई बीम है, एक आई सेक्शन है, कोई उसको कॉलम के रूप में यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसकी जो टोटल लेंथ है, जैसे ये कोई कॉलम था, इसके ये जरूरी था कि दोनों जो इसके दोनों सिरे जो कैसे हैं वो देखिए, एक तो इसके दोनों सिरे फिक्स हैं पूरी तरह से, और घूमने यानी घूर्णन के प्रति भी कैसे हैं, ये घूम भी नहीं सकते, दृढ़ है घूमने में भी। एक तो फिक्स है, दूसरा घूर्णन में भी कैसे दृढ़ है। यानी अगर हम इसमें इंग्लिश में बात करेंगे हम इसकी, तो इंग्लिश में दोस्तों हम इसको बोलते हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। यानी कि पोजीशन में कैसे हेल्ड है, ये फिक्स है पूरी तरह से, और ये घूम भी नहीं सकते, घूमने के लिए भी प्रतिरोधित हैं, ठीक है। तो इस केस में इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है स्मॉल एल की वैल्यू वो कितनी होती है, तो आपने सॉम में तो पढ़ा था L/2 होती है। जब ये डिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो इसकी लेंथ बची रहती है, ये वाली, इस लेंथ को आपने सॉम में पढ़ा था कितनी होती है, L/2। लेकिन यहाँ पर आपको DSMS में याद रखना है 0.65 L रहती है। कितनी? 0.65 L। इंपॉर्टेंट है, याद रखें कितनी, 0.65 L होती है इसकी इफेक्टिव लेंथ। समझ पा रहे हैं? ये टेबल भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है। यहाँ पर आपको सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू दे रखी है L/R 40, 50, 60, 70। इसके अकॉर्डिंग आपको एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखा है, सिग्मा AC का मान 139, 132, 122, 112 है, इस तरह से। तो इसका यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, आप देखते रहिए बस अभी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आंसर की, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो लंबाई आपको पता है कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर क्वेश्चन में दी है ये, ठीक है, 4.5 मीटर। अगर हम प्रभावी लंबाई की बात करें तो प्रभावी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 0.65 L होता है फॉर्मूला, जब दोनों सिरे फिक्स हों और घूमने के प्रति भी कैसे हों, प्रतिरोधित हों, ठीक है। तो इस केस में 0.65 L, L का मान रख दीजिए यहाँ पर। 4.5 मीटर है, mm में चेंज करेंगे 4500 हो जाएगा, गुणा किया उसको 2925 mm आ गया स्मॉल एल की वैल्यू। समझ पा रहे हैं? आपको प्रभावी लंबाई समझ आ गया होगा, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए, आपको अब स्टील टेबल का यूज करना है। जो आपको क्वेश्चन में बीम दे रखी है ISHB 350 @ 67.4 kg/m³। आप मीटर, इसको आपको कहाँ देखना है, स्टील टेबल में देखेंगे, आपको स्टील टेबल एग्जाम में दी जाएगी, उसमें देखेंगे तो वहाँ से आप क्या क्या वैल्यू आपको लेनी है। एक तो एरिया देखना है इसका, जो कि कितना दे रखा है, स्टील टेबल में दिया होगा ये 8591 mm²। एरिया समझ में आ गया, ये सब स्टील टेबल की वैल्यू है, ध्यान से समझते रहिए। दूसरा आपको देखना है एक्स अक्ष पर परिभ्रमण त्रिज्या RXX। तीसरा देखना है RYY, यानी कि ये आपको तीनों वैल्यू, एरिया की वैल्यू, RXX, RYY तीनों स्टील टेबल में होगी। अब यहाँ से आप तनुता अनुपात निकालेंगे इसका लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, L/R मिनिमम लेते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी R मिनिमम है, तो इसमें से RYY मिनिमम है, तो आप RYY की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तनुता अनुपात लैम्डा का मान मिल जाएगा 54.77। ये मिल गया लैम्डा का मान। अगर आप इस टेबल में देखें जो कि क्वेश्चन में दिया था, 54.77 आया है। अगर हम टेबल में देखें तो ये 50 और 60 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों वैल्यू का यूज करके हम सिग्मा AC का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे सिग्मा AC का मान कैसे निकालना है आपको, तो देखिए यहाँ पर मैंने 50 के लिए जो वैल्यू दे रखी थी वो तो 132 दे रखी है, और 60 के लिए कितनी वैल्यू दे रखी है, 122। अब इन दोनों के बीच में लाई करेगा, मतलब जो वैल्यू 54.77 की आएगी वो 132 से तो कुछ कम होगी और 122 से ज़्यादा होगी, इसके बीच में तो लाई करेगी। तो कैसे निकालते हैं, 132 से कम होगी तो आप 132 में से माइनस कीजिए। अब माइनस क्या करते हैं, तो देखिए अब ध्यान से 132 में से आपको क्या माइनस करना है, तो आपको 54 में से तो 50 को माइनस कीजिए इसको, ठीक है, और 132 में से 122 को माइनस कीजिए, इसको तो ऊपर रखिए, और इसके अपॉन में ले लीजिए 50 और 60 का डिफरेंस। समझ लो ध्यान से क्या करना है, आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है पहले उसमें से कम वाली ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए एक ब्रैकेट में, दूसरा जो वैल्यू आपको दे रखी है उन दोनों का डिफरेंस लीजिए, अपॉन में आप 50 और 60 इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा सिग्मा AC का मान कितना आएगा, 127.23 Nm²। समझ आ गया, सिग्मा AC निकल गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है आपको, एरिया आप ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं स्टील टेबल से, तो एरिया में आप सिग्मा AC से गुणा कर दीजिए, आपका स्ट्रेंथ निकल आएगा। तो देखिए एरिया आपको पता है स्टील टेबल से कितनी आई थी, एरिया स्टील टेबल से हमने निकाला था, कितना आया था 8591 इंटू अभी आपने सिग्मा AC का मान निकाला 127.23, दोनों का गुणा किया, यहाँ से आपको स्ट्रेंथ मिल गई। तो समझ आ गई, ये कंप्रेसिव मेंबर का क्वेश्चन था, स्ट्रेंथ निकाली थी, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना आपको, लैम्डा का मान बस निकालना था, उसमें भी स्टील टेबल का यूज़ करके निकालना था, उससे निकाल के आपने सिग्मा AC निकाल लिया और एरिया से गुणा करके
आपने स्ट्रेंथ निकाल दी। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बाद, 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या बोला देखेंगे ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक भाग का उत्तर दीजिए। तो 2 भाग हैं यहाँ पर, एक तो पूछा आपसे प्रतिरोध आघूर्ण। प्रतिरोध आघूर्ण क्या होता है, यानी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आरसीसी में। आरसीसी में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, उसमें मैंने आपको क्या बताया था प्रतिरोध आघूर्ण क्या होता है। जैसे ये कोई बीम का सेक्शन है, तो इस बीम के सेक्शन में आपको पता है 2 तरह के फोर्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहाँ तक ले लीजिए, यहाँ पर स्टील की बार डाल दीजिए। 2 तरह के स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, एक तो होता है सिग्मा सीबीसी और एक होता था सिग्मा एसटी। तो यहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स काम करता था और यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स काम करता था, ये दोनों। तो ये टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स आपस में मिलकर के, एक तो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक टेंसाइल फोर्स और एक कंप्रेसिव फोर्स, एक सी है और ये टी है। तो ये दोनों आपस में देखिए आप मिल करके क्या बनाएंगे, एक मूवमेंट जनरेट करेंगे, मूवमेंट जनरेट करेंगे। और ये जो मूवमेंट होगा, जो कि इंटरनल मूवमेंट होता है, बीम के अंदर से उत्पन्न होता है, तो ये मूवमेंट बाहर से लगने वाले लोड के कारण, बाहर से लोड लगता है उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है। तो इस बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है। तो एक ऐसा मूवमेंट जो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के कारण बीम के अंदर से उत्पन्न होता है और बाहर से लगने वाले बल के कारण उत्पन्न होने वाले बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है, बेंडिंग मूवमेंट का विरोध करता है, उसको कहते हैं हम प्रतिरोधी आघूर्ण। समझ पा रहे हैं। तो इसी को इसने थ्योरी की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक भारित धरण पर बाहरी भार पड़ने पर बंकन आघूर्ण यानी बेंडिंग मूवमेंट एम कार्य करने लगती है। इस बंकन आघूर्ण के प्रतिरोधी धरण खंड के भीतर संपीड़न और तनन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं और खंड की स्थिरता के लिए वह आवश्यक है कि इनके परिणामी संपीड़न बल सी और तनन बल टी के मान समान हो और ये बल एक प्रतिरोधी बल युग्म बनाएंगे जो कि बाह्य बेंडिंग मूवमेंट के बराबर होगा और इसको ही हम क्या कह देंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कह देंगे। और इसका फॉर्मूला भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। एमआर का फॉर्मूला क्या होता है, आपने ये आरसीसी में पढ़ा था, क्या होता है, या तो टी इंटू सी जेड लगा लीजिए या फिर आप सी इंटू जेड लगा लीजिए। टी होता है तनन बल और जेड होता है उत्तोलक भुजा, लीवर आर्म। तो जेड इंटू टी इंटू जेड या फिर सी इंटू जेड आपको पता है अच्छे से। तो इसका फॉर्मूला भी इन्होंने लिख के दिखा रखा है, संपीड़न बल गुणा उत्तोलक भुजा और तनन बल गुणा उत्तोलक भुजा को हम प्रतिरोध आघूर्ण कहते हैं। इतना समझ गए। अब आगे बात करते हैं हम इसके सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में पूछा है आपसे वेव विकलांगता क्या होती है। दोस्तों 2 वर्ड होते हैं, एक होता है वेव विकलांगता और एक होता है वेव बकलिंग। बकलिंग में और विकलांगता में बहुत अंतर है। विकलांगता का मतलब होता है, हिंदी में इसको पंगु बोल देते हैं, पंगु हो जाना, ठीक है, वेव का पंगु होना। और एक होता है बकलिंग मतलब डिफ्लेक्ट करके बीम। देखिए डायग्राम समझाता हूँ मैं आपको। सपोज डेट एक खाली सी जगह ले लो कोई, यहीं से समझ लो। देखिए ये जो डायग्राम दे रखा है दोस्तों आपके सामने, ये तो दे रखा है यहाँ से ये बीम पंगु हो गई है ना, ये बीम यहाँ से पंगु हो गई है, यहाँ से ये विकलांग हो गई बीम। लेकिन वेव जो है इसका, ये पंगु हो रहा है, विकलांग हो गया। अगर हम बात करें बकलिंग की, तो बकलिंग में क्या होता है, जैसे ये कोई कॉलम है, सपोज ये कोई कॉलम था आपका, तो यहाँ से ये अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो जाए। सपोज यहाँ भी हिंज है और यहाँ भी हिंज है, तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी पूरा का पूरा वेव अपने स्थान से हट जाता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया बकलिंग और ये क्या हो गया इसका विकलांगता। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। तो दोनों की थ्योरी एक बार देख लीजिए आप ध्यान से, आसान सी थ्योरी है, अच्छे समझिएगा। तो देखिए इसमें लिखा है वेव विकलांगता में जब धरण पर बिंदु भार लगा हो तो बिंदु भार के कारण धरण के वेव में किसी बिंदु पर धरण के नीचे समुचित धारण क्षेत्र न होने के कारण पंगु होने की संभावना रहती है। जैसे ये कोई बीम थी, ये कोई आपका कॉलम था, ये कोई भी कॉलम था। अब नीचे जब आपने कॉलम बेस तैयार किया तो वो कॉलम बेस कैसा है, ऐसा है कि उसकी जो वियरिंग स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है, यानी वो इस लोड को वियर नहीं कर पा रही। तो क्या होगा, यहाँ से जो आपका वेव है वो थोड़ा सा यहाँ से अपनी जगह से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, हल्का सा, ठीक है, वेव में थोड़ा सा पंगु हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं आप। तो इसको हम वेव विकलांगता कहते हैं या फिर वेव का पंगु होना भी हम कहते हैं इसको। समझ गए। डायग्राम में ना, आप डायग्राम बना देंगे, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जो इसने पूछ भी लिया, वेव व्याकुंचन। व्याकुंचन को ही हम बकलिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होता है, आपको पता है, ये कोई कॉलम है, इस पर जैसे ही लोड आया, इसने क्या किया, लोड आने के कारण जब इस पर लोड आया कोई ऊपर से, तो लोड के कारण अपने स्थान से हट के डिफ्लेक्ट हो गई है। तो डिफ्लेक्ट हो गई, हट गई अपने स्थान से, इसको कह देंगे वेव बकलिंग, ठीक है। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें, जब किसी कॉलम पर लगने वाले अक्षीय भार का मान इतना अधिक कर दिया जाए कि वह क्रांतिक भार से अधिक हो जाए, यानी कि इस पर जो लोड आ रहा था, इस लोड के आने से इस कॉलम के अंदर क्या होगा,
स्ट्रेस उत्पन्न होगा, और जैसे जैसे हम लोड का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस का मान बढ़ता जाएगा। अब इस लोड का मान इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि इस स्ट्रेस से भी ये ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कॉलम है अपने स्थान से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा, इसको हम कह देंगे वेव बकलिंग। क्या बोल रहा है, क्रांतिक भार से अधिक हो जाए तब कॉलम अपनी प्रारंभिक स्थिति से कुछ विचलित हो जाता है। विचलित मतलब डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। कॉलम का इस प्रकार से विचलित होना, बहक जाना क्या कहलाता है, बकलिंग कहलाता है, वेव व्यांकुंचन कहलाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं संगठित धरण की। संगठित मतलब होता है व्यूल्टअप, यानी ब्यूल्टअप बीम। ब्यूल्टअप बीम का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा बीम को आपस में हम जोड़ दें। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था, तो जब आप किसी भी दो मेंबर को एक साथ जोड़ देते हैं तो उन दोनों को हम कहते हैं ब्यूल्टअप सेक्शन, ठीक है। तो ब्यूल्टअप बीम के बारे में कह रहा है, एक का निर्माण मुस्कुराते हुए, ये क्या लिख दिया भाई इनने, आप भी मुस्कुरा लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यही लिख रहा है ये तो गड़बड़ कर दिया ना थ्योरी, कोई बात नहीं, आप तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, सिंपल सी समझना आप। क्या, ये कोई एक सेक्शन है, ये कोई एक आई सेक्शन है, ये कोई एक आई सेक्शन है, ठीक है, ये आई सेक्शन है, दूसरा आई सेक्शन ये है। इन दोनों आई सेक्शन को आपने क्या किया, आपने यहाँ पर दोनों को ऊपर से कवर प्लेट लगा के एक साथ जोड़ दिया। तो जोड़ने के प्रोसेस को तो मैंने आपको बताया था टेंशन स्प्लाइस कहते हैं। अब जोड़ने के प्रोसेस को आपने टेंशन स्प्लाइस बोला, लेकिन टेंशन स्प्लाइस प्रोसेस में ये जो टोटल सेक्शन बिल्टअप होगा इसको कहते हैं हम संगठित धरण। समझ पा रहे हैं, जब भी कभी कोई भी एक सेक्शन पर्याप्त लंबाई के यानी एक सेक्शन हमारी स्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त ना हो तो हम दो सेक्शन को टेंशन स्प्लाइस की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो हमें नया सेक्शन प्राप्त होता है उसको हम बिल्टअप सेक्शन कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप, आसान था। बाकी आप इनकी मुस्कुराने की थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा एक बार। देखिए चौथे का बी क्या है, चौथे का बी देख लेंगे एक बार। चौथे का बी देखिए ध्यान से, चौथे के बी में क्या लिखा है क्वेश्चन में। तो चौथे का बी लिखा है, बस 2-3 क्वेश्चन और थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक धरन जो संपीड़न फ्रेंच में आबद्ध है तथा ISLB 350 @ 49.5 kg पर मीटर से बना है। धरन का प्रभावी पाठ 5.5 मीटर है तथा इसके ऊपर 30 किलो न्यूटन पर मीटर का अध्यारोपित भार आ रहा है। यदि धरन शुद्ध आलंबित हो तो धरन की जांच नमन तथा अपरूपण तथा विक्षेप में कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, कोई एक बीम दे रखी है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है दोस्तों, और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर कोई यूडीएल लगा रखा है इन्होंने, और यूडीएल का मान दे रखा है आपको 30 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी जो लंबाई है इफेक्टिव स्पैन वो दे रखा है 5.5 मीटर, ठीक है। एल का जो मान है कितना दे रखा है, 5.5 मीटर आपको यहाँ पर दिया गया है। इतना समझ पा रहे हैं आप। अब इसमें कहा है कि इस बीम की आपको जांच करनी है, धरन की जांच करनी है किस किस में, एक तो बेंडिंग में करनी है, एक शियर में करनी है, और एक डिफ्लेक्शन में करनी है, ठीक है। तो देखिए जांच कैसे करते हैं मैं आपको समझा दूं। जांच में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको बेंडिंग स्ट्रेस का मान दे रखा है, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस दे रखा है आपको 165। तो जो आप इस बीम के लिए बेंडिंग स्ट्रेस का मान निकालेंगे, उसका मान बेंडिंग स्ट्रेस जो आप निकालेंगे सिग्मा बी का मान इस 165 से कम आना चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, अगर आप शियर में चेक करेंगे तो ये टाओ VA दे रखा है, एवरेज शियर स्ट्रेस 100 दे रखा है। तो आप जो भी शियर स्ट्रेस का मान निकालेंगे टाओ V का मान वो भी कम आना चाहिए 100 से। तीसरा, अगर बात करें डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा का जो मान है वो भी कम आना चाहिए किससे, स्पैन अपॉन 325 से, स्पैन अपॉन 325 से डिफ्लेक्शन का मान कम आना चाहिए। इस तरह से चेक करना है। समझ पा रहे हैं क्या क्या चेक करना है आपको। आपको चेक करना है, पहले बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा भी, ये कम आना चाहिए 165 से। दूसरा आप टाओ V निकालेंगे, ये कम आना चाहिए 100 से। तीसरा आप डेल्टा निकालेंगे, ये कम आना चाहिए जो आपको स्पैन दे रखा लंबाई L अपॉन 325 से। आई होप सो ये 3 चीज़ निकाल लें, इन तीनों को चेक कर लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप इजीली। तो आपको जल्दी जल्दी समझा दूँ एक बार। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको L दे रखा था 5.5 मीटर यानी 5500 mm, W दे रखा था 30 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको mm में चेंज करेंगे तो न्यूटन पर mm में भी सेम रहेगा 30 न्यूटन पर mm। आपको बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला पता है, WL²/8 होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम पर अगर UDL लगा रखा हो, ठीक है, लंबाई L हो, W लोड हो, तो इस केस में बेंडिंग मूवमेंट WL²/8 होता है। आपने अच्छे से पढ़ा है सॉम में ही। आपने यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई 113.4375 × 10⁶ Newton mm, ठीक है। ये आ गई इसकी बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू। अगर हम बात करें, अब देखिए ये वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन वाली वैल्यू, सिग्मा BC टाओ AV, और ये E का मान है, E कैपिटल E, ठीक है, ये वाला तो ये क्वेश्चन में दिया था। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्टील टेबल की। देखिए स्टील टेबल से हम जो सेक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग IXX, ZXX, D और TW, ये चारों वैल्यू आपको स्टील टेबल में मिल जाएंगे। आप स्टील टेबल से देख सकते हैं अपने IS जो भी बीम दे रखी है उसके लिए।
अब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें हम, सिग्मा हमें पहले निकालना है, बेंडिंग स्ट्रेस में चेक करना है बेंडिंग में, तो बेंडिंग में चेक करने के लिए हम सिग्मा बी निकालेंगे। सिग्मा बी का फॉर्मूला m/z होता है, आपको सबको पता है, आपने बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन पढ़ी होगी अच्छे से, m/i = z/y ये वाली, ठीक है। तो m/z होता है सिग्मा बी की वैल्यू। तो m का मान अभी भी आपने निकाला है, कितना आया था m का मान, आप यहाँ देख सकते हैं, ये m का मान आपने निकाला था 113 पॉइंट ये वाला वैल्यू, तो आप यहाँ पर m की जगह पुट कर दीजिए, और z का मान आपने स्टील टेबल से ले लिया, इन दोनों को आपने सॉल्व किया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी, 127.89। ये 165 से कम है, मतलब बेंडिंग में आपकी बीम सेफ है, सेफ है बेंडिंग। बेंडिंग में चेक कर लिया आपने। दूसरा चेक करेंगे शियर में। शियर स्ट्रेस निकालने के लिए पहले आपको शियर फोर्स चाहिए। शियर फोर्स कैसे निकालेंगे, बीम सिंपली सपोर्टेड है, बीम सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल आ रहा है, डब्ल्यू लोड आ रहा है इस पर, लंबाई एल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, WL/2 होता है शियर फोर्स का फॉर्मूला। तो आपने शियर फोर्स यहाँ से निकाला, कैलकुलेट किया, कितना आ गया 82500 न्यूटन, ये शियर फोर्स की वैल्यू आ गई। अब शियर स्ट्रेस आप निकालेंगे। शियर स्ट्रेस आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, टाउ ए बी = V/d × टाउ वी, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपने निकाला 29.46 आ गया ये, तो 29.46 100 से कम है, तो इसका मतलब शियर में भी बीम सेफ है, समझ आ गया। अब डिफ्लेक्शन निकालेंगे। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडीएल आ रहा है तो इस केस में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, ये भी सोम, ये सारे फॉर्मूले सोम के हैं, आपको पता है, 5/384 WL/4/EI, ये फॉर्मूला होता है डिफ्लेक्शन का। इसकी वैल्यू, इसको सॉल्व किया हमने, WL/EI सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, इसकी वैल्यू रख करके हमने इसको निकाला, 11.51 mm आ गया ये। और अगर हम स्पेन/325 निकाला तो स्पेन आपको 5500 mm दे रखा था, और 325 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है, ये आया आपका 16.9 mm। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बाई मिस्टेक इन्होंने उल्टा लिख दिया है, तो ये इसको आप यहाँ से मिटाइए, इसको मिटा दीजिए यहाँ से, 16.9 mm आ गया। अब देखिए 11.51 जो mm था आपका डिफ्लेक्शन का मान, वो 16.9 mm से कम है, यानी कि डिफ्लेक्शन का मान स्पेन/325 से कम आ रहा है, मतलब ये डिफ्लेक्शन में भी आपकी बीम सेफ है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 5वां क्वेश्चन, तो मैं इसको जल्दी से आपको एक बार समझा दूँ, फिर आप इसको अपने से रीड आउट कर लीजिएगा, तो आप क्लास को फिर हम ऑफ करते हैं जल्दी से। देखिए 5वें क्वेश्चन में लिखा है आपको किसी भी एक भाग का उत्तर देना है। तो पहला पार्ट है इसमें, विभिन्न प्रकार के स्तंभ आधारों के नाम लिखिए, यानी कि आपको कॉलम बेस के नाम लिखने हैं पहले, और फिर कॉलम बेस की डिजाइन की विधि को भी क्रमवार समझाना है। ये कॉलम बेस चैप्टर है आपका पूरा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको ये पढ़ा दूंगा थ्योरी में, परेशान ना हो, पहले आप इसको समझ लें। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, कॉलम बेस के नाम बताने हैं, तो आप टाइप ऑफ कॉलम बेस देख लो। कॉलम बेस 2 टाइप के होते हैं, मतलब जब हम कोई भी कॉलम बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें कोई कॉलम बनाना है तो हम इसके नीचे बेस तैयार करते हैं। तो बेस में हम सबसे पहले कंक्रीट ब्लॉक लेंगे, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर हम बेस प्लेट लगाते हैं। ये कंक्रीट ब्लॉक ले लिया हमने कोई, अब इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेस प्लेट तैयार करते हैं, तब उसके ऊपर कहीं जा करके हम कॉलम अपना खड़ा करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका बेस होता है। तो आपको इस बेस कॉलम के टाइप बताने, 2 तरह का होता है, एक तो बेस स्लैब आधार होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो मैंने बनाया ये वाला, ये पूरा ये इसका स्लैब आधार था। स्लैब आधार में 2 चीज़ आती है, कंक्रीट का ब्लॉक आता है और एक आपकी बेस प्लेट आती है, 2 चीज़ें, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा गजट प्लेट, एक होती है गजट प्लेट। ये दोनों टाइप होते हैं कॉलम बेस के। तो हम अगर बात करें किसकी, इसकी स्लैब आधार की, तो स्लैब आधार में 2 चीज़ें, कंक्रीट का ब्लॉक हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका बेस प्लेट हो गई। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है। अब हमने टाइप देखिए, हमने देख लिया यहाँ पर क्या टाइप ऑफ कॉलम बेस देख लिया, स्लैब आधार और गजट प्लेट। अब स्लैब आधार के भी 2 टाइप होते हैं। स्लैब आधार के 2 टाइप कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा आपका आधार प्लेट जिसे हम बेस प्लेट कहते हैं, एक हो जाएगा कंक्रीट ब्लॉक, मैंने अभी आपको डायग्राम समझाया था, ठीक है, और बेस प्लेट अलग है ही। अब हम इन दोनों का डिजाइन करें तो हम पहले बात करते हैं आधार प्लेट के डिजाइन की। जो हमारा आधार प्लेट है, हमने यहाँ पर जो कंक्रीट ब्लॉक बनाया, ये कंक्रीट ब्लॉक था, इस कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर जो हमने प्लेट लगा रखी है कि ये इस आधार प्लेट के डिजाइन की बात करते हैं। तो डिजाइन में आपको इस आधार प्लेट का कुछ नहीं निकालना, सिर्फ क्या करना है, हम इस आधार प्लेट को दोस्तों मानते हैं वर्गाकार, ठीक है। और इस वर्गाकार प्लेट के लिए हम 3 चीज़ निकालते हैं इसमें। एक तो निकालेंगे हम इसकी क्या, एक निकालते हैं इसकी मोटाई, एक तो हम इसकी निकालते हैं दोस्तों मोटाई, ठीक है। इस प्लेट की मोटाई क्या होगी, एक निकालेंगे लंबाई, एक निकालेंगे चौड़ाई। जब हम इसको वर्गाकार मान लेते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई सब कैसी आएगी, सेम ही आएगी, ये भी एल ये भी एल, और मोटाई टी। ये 3 चीज़ आपको निकालनी होती है। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। हमने अगर एरिया निकाल लिया और हमने इसको वर्गाकार मान लिया, तो आपको पता है एरिया क्या होता है, वर्ग का भुजा की घात 2 होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ना। तो ऐसे अगर हम भुजा निकालेंगे, इसकी लंबाई एल निकालेंगे तो √a हो जाएगा ये एरिया, तो यहाँ से एल मिल जाएगा आपको, तो सारी साइड मिल गई। फिर मोटाई निकाल देंगे। इस तरह से आपको लंबाई चौड़ाई मोटाई ये डायमेंशन निकालनी है, आपके बेस प्लेट का डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं इसके एरिया की। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं, क्या होता है आपको पता है, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा फिर फोर्स अपॉन
स्ट्रेस हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो फोर्स आपको किस तरह में दिया जाएगा, एक्सियल फोर्स। स्ट्रेस जो लेंगे हम, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर प्लेट रखी है तो इसका मतलब कंक्रीट ब्लॉक जो होगा उसकी बियरिंग स्ट्रेस लेते हैं। तो फोर्स अपॉन स्ट्रेस हो गया, ये यहाँ से एरिया निकाल लिया। अब हमने क्या किया, हमने इस प्लेट को मान लिया कैसा, इस प्लेट को हमने वर्गाकार मान लिया। जब आपने प्लेट को यहाँ लिखेंगे आधार प्लेट को वर्गाकार मानते हुए इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो भुजा की लंबाई आप इजीली निकाल सकते हैं, √a करके एरिया का रूट कर दीजिए, आपको भुजा मिल जाएगी। तो आपने यहाँ से लंबाई निकाल ली, ये प्लेट थी, आपने इसकी भुजा निकाल ली, ये और ये भुजा मिल गई आपको सारी, ठीक। अब रह गया मोटाई। अब मोटाई कैसे निकालते हैं, तो मोटाई के बारे में देखेंगे, बात करते हैं। देखिए, आधार प्लेट पर स्तंभ खंड को सममित रखते हुए आधार प्लेट की दोनों दिशाओं में प्रक्षेप A तथा B ज्ञात करते हैं। इसका मतलब क्या, देखिए ध्यान से, जैसे ये कोई आपकी प्लेट थी, ये कोई प्लेट थी और यहाँ पर आपने क्या कर रखा है, कोई आई सेक्शन बना रखा है, ये कोई आई सेक्शन है। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन से मतलब क्या, एक तो गैप आपका इधर ये बच गया और एक गैप इधर बच गया ये वाला। तो जो बड़ा वाला होगा उसको A प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो छोटा होगा उसको B प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो A और B प्रोजेक्शन निकाल लेते हैं हम इसको सिमेट्रिक मान के। A और B कैसे निकालेंगे, सपोज आपको ये A निकालना है तो आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक लंबाई पता चल गई थी, ये वाली ये लंबाई। इस लंबाई में से आप इधर का A और इधर का ये भी A होगा, 2A हो गया ये। अगर टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई सपोज L मान लिया आपने, L में अगर आप 2A जोड़ रहे हैं तो बराबर किसके हो जाएगा, ये L में नहीं, आप क्या कर रहे हैं, जैसे ये कोई प्लेट थी, ये प्लेट थी और ये आपने यहाँ पर कोई आई सेक्शन ले रखा है, ठीक है, ये आई सेक्शन है आपका, ये भी इधर भी A है और इधर भी A है ये। तो आपको यहाँ से A की वैल्यू निकालनी है, ये L है और ये इसकी फ्लेंज की, ये फ्लेंज है, फ्लेंज की लंबाई B मान ली, चौड़ाई है सपोज, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप 2A और प्लस में ये फ्लेंज की, यानी इसको बोल सकते हैं आप BF बोल दीजिए, फ्लेंज की चौड़ाई, ठीक है। तो आप अगर 2A में प्लस BF ऐड करेंगे तो बराबर ये L के होगा। तो यहाँ से A की वैल्यू निकालें तो L माइनस BF कर देंगे, इसको माइनस में ले जाएंगे इस साइड और बट्टे में 2 कर देंगे तो आपको A मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो आप इस तरह से A निकाल सकते हो। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन में यही चीज़ लिखी है इन्होंने, इसमें लिखी है इन्होंने क्या, कि खंड को सममित रखते हुए आधार प्लेट की दोनों दिशाओं में प्रक्षेप A तथा B ज्ञात करेंगे। और इसको ज्ञात करने के बाद अब मेन काम रह गया आपका, देखिए लंबाई निकाल लिया आपने, प्रोजेक्शन निकाल लिए A और B, अब रह गया इसकी मोटाई। तो मोटाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, √3W अपॉन सिग्मा BC ब्रैकेट में A² माइनस B² अपॉन 4। A और B आपको पता है, A बड़ा प्रोजेक्शन, B छोटा प्रोजेक्शन था, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में आप देख लीजिए कौन सी चीज़ क्या क्या है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। T तो आपको पता है आधार प्लेट की मोटाई हो गई mm में, W हो गया प्लेट की तली पर जो भार की तीव्रता है वो हो गया, यानी लोड इंटेंसिटी हो गई है। सिग्मा BC आपको पता है इस्पातीय प्लेट में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल हो गया। A हो गया आपका क्या, बड़ा वाला प्रोजेक्शन और B क्या हो गया, छोटा प्रोजेक्शन, मैंने आपको बता दिया पहले ही, क्लियर। ये हो गया इसका बेस प्लेट की डिजाइन। अगर एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, अगर जो कॉलम है, आप जो कॉलम दिया आपको वो कैसा है, ठोस गोलाकार कॉलम है, वर्गाकार ना होकर कैसा है, वो गोलाकार कॉलम है, यानी कि जो कॉलम है वो कैसा है, गोलाकार है। तो जो हम वर्गाकार बेस प्लेट लेते हैं उस बेस प्लेट की मोटाई का फॉर्मूला यहाँ से चेंज हो जाता है, फिर उस केस में D अपॉन D माइनस D हो जाएगा। D तो हो जाएगा ये बड़ा वाला D, क्या होगा यहाँ पर जो आधार प्लेट है उसकी मोटाई हो जाएगी या उसकी भुजा की लंबाई हो जाएगी, ये वाली D, जहाँ हम L ले रहे थे वहाँ D ले लेंगे और स्मॉल d कॉलम का व्यास हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इस तरह से W और सिग्मा BC सेम रहेगा, T सेम है। तो ये हो गया, ये होगी इसकी डिजाइन, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो ये सॉम का क्वेश्चन, आप इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, रिटेनिंग वॉल, जो आपने पढ़ा होगा सॉम में, रिटेनिंग वॉल आपने सामने पढ़ा था अच्छे से। तो एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार, समलंब चतुर्भुज के रूप में जो रिटेनिंग वॉल होती है, आपको उसका डिजाइन के स्टेप समझाने थे। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको स्लाइड की फॉर्म में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो आपकी काफ़ी लेंथी हो जाएगी फिर अदरवाइज, क्योंकि 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपको एक बार समझा दूँ, बस आप इसको अपने से कर लीजिए कंप्लीट। तो ये कह रहा है, एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार जिस पर क्षैतिज मृदा दाब लग रहा हो हेतु आधार पर अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिबल के लिए व्याख्या उत्पन्न कीजिए, आवश्यक आंकड़े मान लीजिए। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा फिर इसको। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर ये कोई आपका समलंब चतुर्भुज बना हुआ था, तो हमने ऊपर वाली जो साइड है ये वाली, इसको A मान लिया। ये क्या है, समलंबाकार बांध की ऊपरी चौड़ाई, यानी रिटेनिंग प्रतिधारक दीवार जो होती है दोस्तों, डैम होता है, डैम आपने सॉम में पढ़ा था ना अच्छे से, वो ये A। और नीचे वाली जो चौड़ाई है इसको B मान लेंगे, समलंबाकार बांध की निचली चौड़ाई को B मान लिया। H जो है इसकी हम टोटल ऊंचाई मान लेंगे, कैपिटल H, ये वाली H होगी, ठीक है। इसके बाद W क्या मान लेंगे, इसका खुद का वेट जो होगा नीचे को जो काम करेगा वो मान लिया W। ये चारों चीज़ आपको समझ आ रही है, क्लियर। आगे बात करते हैं, देखिए डायग्राम यहाँ पर इन्होंने बना के दिखा रखा है अच्छे से, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं इजीली, वाला ये बन रहा डायग्राम, ठीक। इस डायग्राम को आप देख लीजिए। देखिए
ये वाली वैल्यू ए थी, ये नीचे आपको बी यहाँ बनाई रखा है ना, बी दिखा रखा है, ये डब्ल्यू लोड लग रहा है, यहाँ पर ये प्रेशर लग रहा है जो कि h/3 दूरी पर लगता है ऊपर से, यहाँ पर पी फोर्स ये प्रेशर दिखा दिया, इनका रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर आर है रिजल्टेंट, इसको आगे बढ़ाया तो इस फोर्स को यहाँ लगाएंगे, यहाँ से इधर इसेंट्रिसिटी हो जाएगी स्मॉल ई है। तो ये आपने सॉम में पढ़ा था, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं इजीली। मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ डायग्राम को पोज करके, आप अच्छे से देख लीजिए, ये डायग्राम है आपका, समझ लीजिए इसको। आगे देखिए अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे देखिए पी आपको पता है क्या होता है, पी संपूर्ण दाब होता है, पी आर आपको पता है दोनों का परिणामी बल है रिजल्टेंट, एच पता है आपको जहाँ तक भी भराव किया है आपने उतनी ऊंचाई है स्मॉल एच। सपोज आपने इसमें यहाँ तक मिट्टी भर रखी है, पानी भर रखा, जो भी भरा आपने, सपोज यहाँ तक फिल कर रखा है यहाँ तक, तो इसको हम स्मॉल एच मान लेंगे, ठीक है, जहाँ तक कि फिल कर रखा है आपने मटेरियल को। वाटर होगा वहाँ आपने सॉम में वाटर पढ़ा था, यहाँ पर सॉइल पढ़ेंगे आप मिट्टी के बारे में। इतना समझ गए यहाँ तक। अब एक्स बार आपको पता है समलंबाकार चतुर्भुज का गुरुत्व केंद्र होगा, एक्स बार। जेड क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा बिंदु बी से परिणामी द्वारा आधार पर, देख जैसे ये था ये, तो यहाँ पर आपका जो फोर्स काम कर रहा था यहाँ तक की जो दूरी थी ये वाली, ये जेड हो जाएगी, स्मॉल जेड से नोट करते हैं इसको, ठीक है। ये आप समझ गए। एक्स बार का फॉर्मूला आपको सबको पता है, समलंब चतुर्भुज के लिए एक्स बार क्या होता है, एक्स बार पहले निकालेंगे आप, इसका उत्केंद्रित आपको दे रखिए, जेड का मान b/2 प्लस ई होता है, ई का मान यहाँ से निकाल दीजिए आप, तो b/2 माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो जेड माइनस b/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से अगर आप बात करें जेड की, जेड का फॉर्मूला याद आता है p/w इंटू h/3 प्लस एक्स बार, ठीक है। यहाँ से फिर जो आपका स्वयं का भार है दीवार का वो ये निकल आएगा w a प्लस b/2 h इंटू एल, ठीक। इसके बाद इकाई लंबाई के लिए मैं इसको डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं समझा दूंगा, टाइम ऑलरेडी बहुत हो चुका है, इसलिए आप इसको एक बार ऐसी ऑरली देख लीजिए इसको पोज कर करके, या फिर मैं आपको जो PDF दूंगा वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका मेन, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा लेंथ दिया इसलिए आप इसमें टाइम लग जाएगा 15 से 20 मिनट, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज आप दोस्तों आपका स्टील का 2019 का सॉल्ड पेपर हो चुका है कंप्लीट, समझ पा रहे हैं, हमने 2019 का सॉल्ड पेपर कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट 2018 का सॉल्ड पेपर कराऊंगा, तब तक आप इस 2019 के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे इनका पैटर्न समझ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको कोशिश की है काफ़ी आसान भाषा में समझाने की, फिर भी आपको अगर कोई कहीं पर डाउट है, कैसी भी कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो थ्योरी की क्लास मैंने आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको दोस्तों मेरी ये थोड़ी सी मेहनत पसंद आई है, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।